जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को जो प्रारंभ किए हैं, इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, यह प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक चोल, चालुक्य, पल्लव वंश एंड संगम वंश से रिलेट है। ओके, तो यह चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से रिलेट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए है तंजौर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी उरैयूर एंड ऑप्शन डी कावेरी पत्तनम। इसका सही आंसर होगा सी, उरैयूर थी। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। करिकाल ने उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी में मिलता है। कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो यह इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन है। देखिए, करिकाल संगम काल का था, लेकिन यह द्वितीय चोल साम्राज्य है। ओके, तो उरैयूर, उस समय उरैयूर प्राचीन चोल राज्य की राजधानी थी। ओके, और उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी में मिलता है और यह एक बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए अज्ञात लेखक। ओके, और कालांतर में यानी जो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य स्थापित किया गया विजयालय द्वारा, उसकी राजधानी तंजौर थी। तो यह इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी विजयालय एंड ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। इसका सही आंसर होगा सी, विजयालय द्वारा। और कब? 850 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी ईस्वी में। इसीलिए इसे द्वितीय चोल साम्राज्य कहा जाता है। प्रथम चोल साम्राज्य संगम काल में मिलता है। ओके, तो इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सन 850 ईस्वी में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पल्लव का ही सामंत था। इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नर केसरी, ध्यान रखना है ये उपाधि भी इम्पॉर्टेंट है, और नर केसरी की उपाधि धारण की। इसने लगभग 21 वर्ष तक शासन किया और निशुंभ सूदनी, ओके, निशुंभ सूदनी देवी के मंदिर बनवाया या देवी का मंदिर बनवाया और उरैयूर के स्थान पर तंजौर यानी तंजावुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो यह पल्लवों के सामंत थे और पल्लवों के सामंत रहते हुए इन्होंने विजयालय ने द्वितीय चोल राज्य की यानी चोल राज्य को स्थापित किया। कब? 9वीं शताब्दी के मध्य। 850 है तो 9वीं शताब्दी के मध्य। ओके, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय सिलोन यानी श्रीलंका की राजधानी था, नष्ट कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज प्रथम एंड ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। इसका सही आंसर होगा ए, राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राजराज प्रथम एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप यानी सीलोन, सिंघल द्वीप या सीलोन, प्राचीन समय में सिंघल द्वीप कहा जाता था या सीलोन, और वर्तमान में इसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ओके, तो सिंघल द्वीप या सीलोन की ओर अग्रसर हुआ और राजराज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश यानी श्रीलंका का राजा महेंद्र पंचम पराजित हुआ। तो राजराज प्रथम का समकालीन राजा कौन था श्रीलंका का? महेंद्र पंचम प्रजा था, वह पराजित हुआ। चोल सेनाओं ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करके
उसे चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया। इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनरुआ को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जो रखा जयनाथ मंडलम। तो इतने पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला, आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था, तो राजराज प्रथम था। ओके, और इसने अनुराधापुर को नष्ट कर वहां पर फिर अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम रखा पोलोनरुआ, और आगे चल करके इसका नाम जयनाथ मंडलम कर दिया या रख दिया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन अभिलेखों से प्राप्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी कांचीपुरम एंड ऑप्शन डी उत्तर मेरू। इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होते हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरू लेखों से मिलता है। चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन चोलों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और उत्तर मेरू अभिलेख से मिलता है। यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बता मैं देता हूँ। उत्तर मेरू अभिलेख परांतक का है, परांतक फर्स्ट का, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी हो जाने के कारण गला आवाज़ मोटी हो गई है, बोलने में तकलीफ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आवाज़ अच्छे से पहुँचे आप तक। अगला प्रश्न है इस सेशन का, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए करिकाल, ऑप्शन बी राजराज फर्स्ट, ऑप्शन सी महेंद्र और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर होगा बी, राजराज प्रथम। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? राजराज प्रथम ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने सिंघल प्रदेश यानी श्रीलंका के उत्तरी भागों पर अधिकार कर जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपास शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 तक था। इसने शिवपास शेखर की भी उपाधि धारण किया। शैव धर्म में गहरी आस्था थी, यानी भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और इसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है कुलोतुंग फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी है राजाधिराज प्रथम। ओके, तो इसका सही आंसर होगा कुलोतुंग फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है। चोल राजा कुलोतुंग फर्स्ट 1070 से 1022 तक इसका शासनकाल था। तो चोल राजा कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल के राजकुमार वीर पेरुमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ओके, इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। चोल अभिलेखों में कुलोतुंग प्रथम को सुगमत वीर्त कहा गया है। इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। ओके, चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों का
के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। आपसे इतने प्रश्न इम्पॉर्टेंट हुए कि श्रीलंका पूर्ण स्वतंत्र हो गया। ओके, राजराज ने अधिकार किया था, आगे चल कर के राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। और सिंघल राजकुमार कौन था? वीर पेरुमल था। ओके, और इस वीर पेरुमल से अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिए। इसके बारे में जानकारी महावंश से मिलती है, और महावंश बौद्ध धर्म से रिलेट यह ग्रंथ है। चोल अभिलेखों में कुलोत्तुंग प्रथम को सुगमत वीर्त कहा गया है, यानी करों को हटाने वाला, और व्यापारिक करों को स्पेशली हटाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और व्यापार को इसने बढ़ावा दिया, और इसके समय में एक व्यापारिक दूत मंडल 72 व्यापारियों, जिसमें 72 व्यापारी सम्मिलित थे या शामिल थे, उनको चीन भेजा था 1077 ईस्वी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, और यह भी पूछा है 1077 में किसने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा? तो कुलोत्तुंग प्रथम रहेगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए है बृहदेश्वर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, एंड ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर होगा ए, बृहदेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें नंदी की एक विशाल मूर्ति रखी गई है। ओके, यह स्थित है, स्थापित की गई है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। ओके, इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यह बृहदेश्वर, यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्कृष्ट नमूना तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, जो ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे, यहाँ पर भी है। इसका निर्माण राजराज प्रथम के समय में हुआ, और इसी मंदिर में जो एकाश्म यानी विशाल मूर्ति बनी है, किसकी? नंदी की। एकाश्म से तात्पर्य है एक ही पत्थर को तराश करके। ओके, एक विशाल नंदी की मूर्ति बनी है, और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इस सेशन का, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, संगम साहित्य में 3 के ही बारे में जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य, राजाओं के बारे में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहा गया है। इसमें चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण है, जबकि कदम राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पूरम कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ओके, किसमें? पुथुपातु, इथुथोकय और पतिने कील कन्वकु। ओके, तो इस प्रकार 3 भागों में इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कदम, एंड ऑप्शन डी कलचुरी। इसका सही आंसर होगा बी चोल।
इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है एक्सप्लेन। चोल काल के राजा प्रायः अपने शासन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम को कोट्टम यानी कमिश्नरी जिसे कहते हैं कोट्टम को नाडु यानी जिले में, तथा प्रत्येक नाडु को कुर्रमो यानी ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोलों के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहा जाता था। यह भी पूछा जाता है। जिले को क्या कहा जाता था, तो नाडु कहा जाता था। ओके, और ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था, तो कुर्रम कहा जाता था। और यहाँ पर एक शब्द नहीं है, मैं बता देता हूँ, ग्रामों को उर कहा जाता था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव एंड ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर होगा ए चोल। ओके, चोल शासकों की नौ सैनिक शक्ति यानी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी यानी शक्तिशाली थी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है, चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना के प्रमुख के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछड़ी टुकड़ी कुलय कहलाती थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि सबसे शक्तिशाली नेवी यानी जल सेना किसकी थी? चोल शासकों की। और यहाँ पर कुछ और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए कि अश्व सेना को क्या कहा जाता था चोल काल में, तो कुदिरज चेवगर कहा जाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। गज सेना को क्या कहा जाता था? कुंजीर मल्लर कहा जाता था। पैदल सेना को क्या कहा जाता था? कैकुल्लस कहा जाता था। ओके, तो यह भी टर्मोलॉजी जानते रहिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है इस सेशन का, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल एंड ऑप्शन डी सेन। इसका सही आंसर होगा बी चालुक्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक विजयादित्य ने विजयादित्य के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मंगलेश, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है पुलकेशिन फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा सी पुलकेशिन सेकेंड यानी द्वितीय। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था यानी प्रतापी शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा यानी चालुक्य वंश का शासक बना। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय
किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का। इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। ओके। और जानकारी मिलती है उसने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्ष को पराजित उपाधि क्या धारण किया है? श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय। और हर्षवर्धन, वर्धन वंश का जो राजा हर्ष था उसको पराजित किया और पराजित करने के उपलक्ष्य में परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, प्रश्न को जोड़ करके दिया है। ऑप्शन ए उत्तम चोल, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग एंड ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। यहाँ कह रहा है सोमनाथ अभियान। तो सोमनाथ मंदिर पर जो अभियान हुआ था 1025/26 में हुआ था। ओके। उस समय राजा कौन रहेगा? राजेंद्र प्रथम था। इस बात को 1025 में जो चोल वंश का शासक था वह कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ अभियान किया था, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय चोल राज्य पर राजेंद्र प्रथम शासन था या शासन कर रहा था। ओके। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जो चोल शासक था वह राजेंद्र प्रथम था। जिस समय महमूद गजनवी गुजरात में सोमनाथ का टेम्पल से तात्पर्य गुजरात पर आक्रमण जब किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा, उस समय चोल शासक या राजा, और यह भी पावरफुल शासक था, राजेंद्र प्रथम शक्तिशाली चोल शासक था। ओके। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी इलारा, ऑप्शन सी सेनगुट्टवन एंड ऑप्शन डी करिकाल। इसका सही आंसर होगा डी करिकाल। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की। इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। करिकाल को जले हुए पैरों वाला, यानी करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला, कहा गया है। इसने वड़ी नामक स्थान पर बेल्लरी तथा अन्य 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। ओके। को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की। अगला जो पॉइंट कर रहा है इसको भी हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें ग्रैंड अनिकूट यानी कल्ला नाई करिकाल द्वारा बनाया गया जो विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ या पानी नियामक संरचनाओं में से एक माना जाता है। ओके। तो देखिए ग्रैंड अनिकूट जिसे तमिल शब्द में या भाषा में कल्ला नाई कहते हैं, तो यह क्या है? जलमोड़ है। सिंचाई के सुविधाओं को बहाल करवाया किसने? करिकाल द्वारा, और विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर देख लेते हैं। पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी काकती, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर होगा सी पल्लव ने। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, जिनका शासनकाल 630 से 668 था, ओके, ईस्वी यानी एडी, ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर चालुक्यों को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर विवश किया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण किया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड का मतलब विजेता होता है, तो वातापी के विजेता की उपाधि उसने अडॉप्ट की या धारण किया।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कह रहा है कन्नौज। ओके, इसका सही आंसर होगा ए वातापी। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। 6ठी-7वीं शताब्दी में बीजापुर यानी कर्नाटक जिले में स्थित वातापी आधुनिक बादामी नामक प्राचीन नगर चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था, यानी प्रथम था। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम ने पूर्ण पराक्रम सत्याश्रय की उपाधियां धारण की थी। तो यह वातापी राजधानी किसकी थी? तो चालुक्यों की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है अधिराज एंड ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग। इसका सही आंसर होगा बी राजेंद्र प्रथम। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी का काल चोल वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। 1014 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा। इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी तुरोलंगाडु एवं करंदाई अभिलेख से मिलती है। बंगाल की खाड़ी में चोलों की शक्तिशाली नौसेना के प्रभुत्व के कारण इसे चोलों की झील कहा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस समय बंगाल पर आक्रमण किया था जल मार्ग से, तो उस समय बंगाल पर जो है पाल वंश का शासन था। ओके, तो उस समय पालों का शासन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 शिल्पाधिकारम का लेखक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलंगो, ऑप्शन ए इलंगो, ऑप्शन बी परडर, ऑप्शन सी करिकाल, ऑप्शन डी का रहा है विष्णु स्वामी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए इलंगो। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था। पूरा नाम इसका इलंगो आदिगल था। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। ओके, तो शिल्पाधिकारम का लैंग्वेज क्या है या किस भाषा में लिखा गया है? तमिल साहित्य में, यानी तमिल भाषा में लिखा गया है, इसीलिए तमिल साहित्य कहा जाता है। और यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसका शाब्दिक अर्थ नुपुर की कहानी है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। कोलवन और कड़ग्गी इस महाकाव्य के क्रमशः नायक और नायिका है। कोलन पुरुष है और कड़ग्गी उसकी पत्नी है। ओके, तो यही नायक और नायिका है। आगे हम लोग देखते हैं। यह महाकाव्य पुहार कांडम, मदुरै कांडम और वांजी कांडम 3 भागों में विभाजित है। और इन भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन मिलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य प्रदेश में एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो माउंट आबू यानी सिरोही राजस्थान में स्थित है। इन मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृति बनी हुई है। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम यानी 1022 से 1069 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ओके, तो राजा जो था भीमदेव प्रथम था और चालुक्य शासक था, और उसका सामंत विमल शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर विमल वसही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि यह दिलवाड़ा का
जो मंदिर है वह जैन धर्म से बिलोंग करता है या जैन धर्म से संबंधित है, और उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभनाथ की उसमें मूर्ति स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। ऑप्शन ए कह रहा है परांतक फर्स्ट, तो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके थे कि जो शासक रहेगा परांतक फर्स्ट रहेगा। परांतक द्वितीय कह रहा है यह नहीं होगा। राजराज सी कह रहा है राजराज प्रथम, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है राजेंद्र प्रथम, यह भी नहीं होगा। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर मेरू शिलालेख में चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के उत्तर मेरू लेख में चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। ओके, तो चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी कहाँ मिलती है? तो परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख पर। इंपॉर्टेंट है यह। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कह रहा है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। गधया था। ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी व्यापार कर एंड ऑप्शन डी सैन्य अधिकारी। इसका सही आंसर होगा ए सिक्का था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है गधया 530 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्रों मुख्यतः गुजरात व राजस्थान के क्षेत्रीय शासकों द्वारा प्रचलित सिक्के थे। संभवतः ये सिक्के राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल व गुप्त साम्राज्यों के पतन के बाद प्रयोग में आए थे। ओके, चालुक्यों के काल में इन्हें गढ़या पैसे भी कहा जाता था। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार के सिक्के किन क्षेत्रों में प्रचलन में थे? गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है विदेशी यात्री है और दूसरी तरफ भारत भ्रमण का वर्ष है। तो समय किससे मैच नहीं कर रहा है उसी को हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन ए कह रहा है फाइयान 399 से 414, यह तो सही है और गुप्त काल में आया था। ओके, तो यह गुप्त काल में आया था और गुप्त काल से तात्पर्य है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, तो यह सही है। ओके, इसके बाद बी कह रहा है वेनसांग 629 से 645, यह भी सही है और यह आया था वर्धन काल में यानी हर्ष के समय में आया था। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। ओके, इसके बाद सी कह रहा है इति सिंह। ओके, 679 से 695। इसके बाद कह रहा है डी अलमसूदी 957, तो अलमसूदी भी सही है 957। इसमें गलत क्या होगा? सी इति सिंह, यही सही नहीं है। ओके, आइए एक्सप्लेन को देख लेते हैं और कम होगा तो हम आपको और समझा देंगे डेट पर। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है इति सिंह भारत 673 से 685 ईस्वी तक रहा, शेष सभी युग में सुमेलित है। तो यह बातें क्लियर यहाँ दे दिया है। ओके, कि 673 ईस्वी से 685 ईस्वी तक वह भारत रहा इति सिंह। इति सिंह भी चीन का यात्री था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट कह रहा है बृहदेश्वर, सेकंड कह रहा है गंगई कोंड चोलपुरम, इसके बाद थर्ड कह रहा है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद फोर्थ कह रहा है सप्त पगोड़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ कह रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में यानी पहले से और बाद तक इसको आना है। तो यहाँ पर सप्त पगोड़ा और महाबलीपुरम ये तो चोलों को पहले आ जाएगा क्योंकि पल्लव शासकों के द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए सप्त पगोड़ा पहले आ जाएगा 1 नंबर पर। इसके बाद 2 नंबर पर पल्लव शासकों ने बनवाया महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, तो 2 नंबर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया, तो यह 3 नंबर पर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद उसका बेटा आता है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है तो उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाया और मंदिर भी बनाया, तो यह 4 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 4 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 1 हो गया और 2, यानी 4 3 1 2 देखा जाए किसमें है, कूट में कह रहा है, तो यह किसमें है, तो 4 3 1 2, यह तो 1 पहले है, यह नहीं होगा। 2 है, यह नहीं होगा क्योंकि 4 पहले होना चाहिए। 3 है पहले, यह भी नहीं होगा। 4 पहले है, यही है, यही बचा डी इसका सही आंसर, क्योंकि 4 है, 3 है, 1 है, 2, यह सही है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर 1003 से 1010 के मध्य में बना। ओके, गंगईकोंड मंदिर 1025 में बना। इसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 700 से 728 ईस्वी में बना। सप्त पगोड़ा 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों के समय में ये दोनों मंदिर बने हैं। ये चोल शासकों के समय में बने हैं। ऐसे भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ऑप्शन ए चेर, यह होगा नहीं। ऑप्शन बी चोल, यही सही होगा। स्थानीय स्वशासन, यहाँ पर देखिए प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था, तो ग्राम स्वायत्तता का मतलब स्थानीय स्वशासन, तो यह चोल से ही रिलेट रहेगा। सी कह रहा है पांड, यह भी नहीं होगा। पल्लव कह रहा है, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। वही एक्सप्लेन फिर है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वायत्तता प्रमुख थी। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। ग्राम सभा के सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था। ग्राम को 30 भागों का मतलब वार्डों में विभाजित किया गया था। ग्राम सभा में एक निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता था, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र एंड ऑप्शन डी विजयादित्य। इसका सही आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रथम द्वारा। अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कशन किए हैं। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? कह रहा है गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम की राजधानी थी। इसने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में 1025 में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया, यानी अपनी राजधानी में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, यानी क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ऑप्शन ए है श्रेणी, ऑप्शन बी नगरम, ऑप्शन सी है नानादेशी, ऑप्शन डी है मणिग्रामम। तो इसका सही आंसर सी होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सभी आंसर दिया रहे एक को चॉइस है तो नानादेशी। नानादेशी क्या था कि ये विदेशी व्यापार, वाह्य व्यापार को संचालित नाना देशीय श्रेणियों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। इतना ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। मणिग्रामम भी व्यापार करते थे। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मणिग्राम और नाना देशीय प्रसिद्ध संघ थे। ये संघ प्रायद्वीपीय भारत के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त चेट्टियार और मारवाड़ी जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रमुख व्यापारिक समूह बन गए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मणिग्राम भी व्यापारी थे, लेकिन विदेश व्यापार स्पेशली नाना देशी ही करते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें नाना, इस तरह के प्रश्नों में नाना देशी ही मारिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। शैव संतों के लेखन के
किस संग्रह को पांचवा वेद समझा जाता है? ऑप्शन ए त्वलक्कापियम, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी मणिमेकलय, ऑप्शन डी तिरुमुरई। इसका सही आंसर होगा डी तिरुमुरई। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। तिरुमुरई 6वीं से 11वीं ईस्वी तक तमिल भाषा में रचित शिव स्तुति में गीतों या भजनों का 12 खंडों का संग्रह है। इसकी रचना 63 नयनार संतों ने की थी। 11वीं शताब्दी में इसका मिलान किया गया। बाद में इसे तमिल शैव सिद्धांत के धर्म ग्रंथ संग्रह का एक हिस्सा बनाया गया, जो एक अखिल भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक विशिष्ट भक्ति उन्मुक्त संप्रदाय था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? राजगीर, ऑप्शन बी अरिकामेंडू, ऑप्शन सी भागरपीर, ऑप्शन डी तामलुक। इसका सही आंसर होगा डी तामलुक। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोम व्यापारिक स्थान तामलुक था। इसे प्राचीन भारत में ताम्रलिप्ति के नाम से भी जाना जाता था। यह एक संपन्न व्यापारिक बंदरगाह था जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापारिक मार्गों के लिए निकास बिंदु के रूप में कार्य करता था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्लुक, इसे प्राचीन भारत में ताम्रलिप्ति भी कहा जाता था या ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। उदयनजीरल, ओके, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी पांड्य वंश, ऑप्शन सी चोल वंश एंड ऑप्शन डी सातवाहन वंश। इसका सही आंसर होगा ए चेर वंश से रिलेट था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। चेर वंश के संस्थापक उथियान चेरलाथन को उदयनजेरल के नाम से जाना जाता था। चेरों की राजधानी वज्जी थी। चेर राजाओं में सबसे महान शासक सेन गुट्टवन था, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी चेर और ऑप्शन सी पश्चिमी शक एंड ऑप्शन डी वाकाटक। इसका सही आंसर होगा बी चेर। ओके, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो चेरों ने किया था। पश्चिमी तट पर चेर थे इस साइड। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेंडू से अनेक रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ओके, तो अरिकामेंडू नामक स्थान से रोम की से जो आयात की जाती थी वस्तुएं, वह भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी राजराज फर्स्ट और ऑप्शन डी राजाधिराज फर्स्ट यानी प्रथम। इसका सही आंसर होगा ए कुलोतुंग प्रथम के समय में भेजा गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु एंड ऑप्शन डी पाली। इसका सही आंसर होगा बी तमिल। ओके, कुरल इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी।
अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं या ब्रह्मा के अवतार थे। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बताया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है विश्वामित्र, ऑप्शन बी कह रहा है अगस्त, ऑप्शन सी कह रहा है वशिष्ठ, ऑप्शन डी कह रहा है सांबर। इसका सही आंसर होगा क्या? बी, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ही आर्य संस्कृति को यानी आर्य कल्चर को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले गए, यानी साउथ की तरफ पहुंचाने वाले यही हैं। कौन? अगस्त ऋषि, या ऋषि अगस्त कह लीजिए या महर्षि अगस्त कह लीजिए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वही बस गए। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, और इन पल्लव शासकों का ये नाम दिया गया है और इनके कालक्रम को पूछा जा रहा है। तो राजाओं का नाम फर्स्ट कह रहा है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट यानी प्रथम, नंबर 2 कह रहा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और नंबर 3 कह रहा है नंदी वर्मन सेकेंड, और नंबर 4 कह रहा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो क्रम से हमें बैठाना है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट यह नंबर 1 हो जाएगा पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन आएगा, यानी यह 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद परमेश्वर वर्मन आएगा। ओके, परमेश्वर वर्मन जो है तीसरे नंबर पर आएगा। ओके, और इसके बाद जो है नंबर 3 आएगा ये चौथे नंबर पर। ओके, तो पहले नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और यह चौथे नंबर पर आ जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि 4 आएगा पहले, फिर 2 आएगा। ओके, और इसके बाद 1 आएगा तीसरे नंबर पर, इसके बाद चौथे नंबर पर 3 आएगा, यानी 4 2 1 3। 4 2 1 3 देखा जाए किसमें है, तो इसका 4 2 1 3 ये पहले में ही सही है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। और यह 4 3 1 2 कर दिया है तो यह नहीं होगा क्योंकि 2 को चेंज कर दिया है, और यह 1 3 कर दिया, यह भी नहीं होगा। 3 2 कर दिया है, यह भी नहीं होगा। आइए हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी तक शासन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668, इसके बाद परमेश्वर वर्मन लगभग 670 से 700 ईस्वी तक, इसके बाद कह रहा है नंदी वर्मन सेकेंड 731 से 795 ईस्वी तक। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में शासकों शासकों का नाम दिया, शासक का मतलब कि वंशों का नाम दिया गया है। ए गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश, बी चंदेल, सी चालुक्य, और डी कह रहा है पल्लव वंश। ओके, सूची सेकंड के तरफ कह रहा है बादामी स्थान दिया है, और नंबर 2 पनमल है, नंबर 3 पर खजुराहो और नंबर 4 पर देवगढ़ है। तो यहाँ पर जो नंबर 4 है यह गुप्त काल से जुड़ जाएगा। ओके, तो गुप्त काल से तात्पर्य क्या है कि ए का 4 हो जाएगा, यानी देवगढ़ में दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था। और नंबर 3 का रहा है यह चंदेल खजुराहो से हो जाएगा, तो ए का 4 और बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद चालुक्य कह रहा है तो बादामी जो स्थान है यह चालुक्यों की राजधानी थी, इस प्रकार 1 हो जाएगा। इसके बाद पनमल्लय यह पल्लव शासकों की थी, यानी 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 यह क्रम रहेगा, 4 3 1 2। देखा जाए किसमें है।
ऑप्शन ए करा 4 3 1 2, तो यही सही होगा। ओके, देखिए 4 3 1 2 इसी में दे दिया है, और यह क्रम गलत है, यह भी क्रम गलत है, और यह भी क्रम गलत है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन कह रहा है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, गुप्तों का देवगढ़ यानी ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, देवगढ़ दशावतार मंदिर। चंदेल खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। चालुक्य बादामी बागलकोट कर्नाटक में वर्तमान में पड़ता है। पल्लव पनमल्ल ओके या विलुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार इस सेशन के यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले क्लास का यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए।